हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर में स्वागत करते हैं। आइए आज मैं इतिहास के दूसरे टॉपिक जो मध्यकालीन भारत है इसका भाग 2 लेकर आए हैं। भाग 1 आप लोग के लिए यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके टीचर पीडीएफ सर्च करेंगे तो वहाँ से आप लोग का सभी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत भाग का भाग 2 से। तो इसमें हमारे देखते हैं मुगल वंश से शुरू करेंगे। तो मुगल वंश के शासक एवं उसके उत्तराधिकारी के बारे में देख लेते हैं। तो तैमूर तैमूर कौन था? तो तैमूर वंश से संबंधित होने के कारण मुगलों को तैमूरियन भी कहा जाता था। यानी मुगल वंश किससे संबंधित थे? तैमूर वंश से। तो देख लेते हैं तैमूर वंश में 5वें वंशज आए थे आपका बाबर, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे मुगल वंश का शासक कौन था? बाबर, जिसे हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर आया उसके बाद हुमायूं हुमायूं दूसरे थे। उसके बाद तीसरा देखते हैं अकबर तीसरा आया अकबर, जिसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानते हैं। चौथा नंबर पर जहांगीर, जिसे हम सलीम के नाम से जानते हैं। पाँचवें नंबर पर आया शाहजहां खुर्रम, जिसे हम खुर्रम के नाम से जानते हैं शाहजहां को। छठवें नंबर पर आया था औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब छठवें नंबर पे आया था। उसके बाद सातवें नंबर पर देखें तो आया बहादुर शाह फर्स्ट, जिसे हम मुअज्जम के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट आया, उसे मुअज्जम भी कहा जाता था। सातवां के बाद आठवां वंश देखें तो आठवां वंश आपका था जहादर शाह। जहादर शाह आठवां वंश था, आठवां राजा था मुगल वंश का। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आठवां के बाद नौवां देखते हैं कौन था। तो आप लोग का नौवां था आपका, इधर देखिए, फर्रुखसियर मुगल वंश का नौवां शासक था। नौवां शासक था, वहाँ का शासक था। नौवां के बाद 10वां देखें तो 10वां था रफील उल दर्जात। और 11वां नंबर पे शाहजहां द्वितीय आया था। उसके बाद देखते हैं 11वां नंबर के बाद 12वें नंबर पे था मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, उसे कहते थे। 13वें नंबर पर आया अहमद शाह बहादुर, जिसको हम बेदार बख्त भी कहते हैं। उसके बाद 13वें नंबर के बाद आया 14वां, जिसे हम कहते हैं आलमगीर द्वितीय, जिसे हम कहते हैं अजीजुद्दीन के नाम से जाना जाता था, आलमगीर द्वितीय। 15वें नंबर पर आया शाह आलम द्वितीय, जिसे हम अली गौहर के नाम से जानते हैं। और 16वें नंबर पर आया था अकबर शाह द्वितीय, जिसे हम मिर्जा अकबर के नाम से जानते हैं। और इसमें देख लें तो इसमें बहुत सारे इसके उत्तराधिकारी हुए थे। तो यहाँ पे देखते हैं उत्तराधिकारी, तो जहांगीर, जिसे सलीम कहते थे, इसका उत्तराधिकारी था खुर्रम मिर्जा। ठीक, खुर्रम मिर्जा इसका उत्तराधिकारी था। दावर बख्श यानी बलिक का बकरा इसे कहा जाता था। आगे देखते हैं तो शाहजहां का कौन था? शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन कौन से थे? तो फर्स्ट तो औरंगजेब था। औरंगजेब के बाद आया शाह शुजा, उसके बाद मुराद बख्श, उसके बाद दारा सिकोहा। ठीक, उसके बाद आगे देखें तो आगे आया था औरंगजेब के बाद बहादुर शाह द्वितीय, जिसके उत्तराधिकारी कौन कौन से था? तो आजम शाह, उसके बाद मोहम्मद अकबर, उसके बाद मोहम्मद कमबख्श। मोहम्मद अकबर का नेकुशियर कहा जाता था और मोहम्मद वक्त को मुल्ली उल मिलता, यानी शाहजहां तृतीय था इसका उत्तराधिकारी। आगे देखें तो आगे देखते हैं हम तो 8वें नंबर पर जहादर शाह था। उसका उत्तराधिकारी कौन कौन से था? तो इसका उत्तराधिकारी था अजीमुस शान इसका उत्तराधिकारी था। जिसके बाद आया था फर्रुखसियर 9वें नंबर पे। उसके बाद आगे देखें तो रफील उल शान इसका उत्तराधिकारी था। उसके बाद खुजिस्ता अख्तर भी शाहजहां का उत्तराधिकारी बना था। आगे देखें तो आगे 9वें नंबर पे तो फर्रुखसियर ही था। फिर 10वें नंबर पे देखें तो आया था रफील उद दर्जात, जिसमें इसके 2 उत्तराधिकारी हुए थे। फर्स्ट हुआ था शाहजहां द्वितीय और दूसरा हुआ था मोहम्मद इब्राहिम। फर्स्ट हुआ था शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद इब्राहिम हुआ था रफील उद दर्जात का। उसके बाद देखें तो
आया था आपका अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय जो सलाह में शासक था मुगल वंश का, इसे हम मिर्जा अकबर के नाम से जानते थे। उसके बाद 17वां था आपका बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, जिसको शाह जफर या रंगून में निधन, इसे रंगून में निधन हो गया था और इसे शाह जफर के नाम से जाना जाता था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले ऊपर देख लेते हैं मुगल शासकों के मकबरे। यहाँ पे मुगल शासक के कुछ मकबरे दिए हुए हैं, तो देखते हैं शासक और मकबरा। बाबर, बाबर का मकबरा कहाँ था? आगरा, काबुल में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर का मकबरा सिकंदरा, आगरा में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहदहार, शाहदरा। फिर पचमा था शाहजहां। शाहजहां का मकबरा आगरा में है और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, दौलताबाद में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बहादुर शाह। आगे है आपका कुछ मुगल वंश हैं, उनका मूल नाम दिया गया है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो मुगल वंश और उनके मूल नाम। तो बाबर, बाबर का मूल नाम क्या था? तो जहारुद्दीन। जाहिरुद्दीन किसका मूल नाम था? बाबर का। उसके बाद हुमायूं आया, इसका हुमायूं का नाम था नासिरुद्दीन। अकबर का नाम क्या था मूल नाम? तो जलालुद्दीन। जहांगीर का मूल नाम सलीम। शाहजहां का मूल नाम था शिहाबुद्दीन। औरंगजेब या आलमगीर प्रथम का नाम था मुईउद्दीन। आगे देखते हैं। अगला है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मुअज्जम था। शाहजहां द्वितीय का मूल नाम रफील उल दौला था। मोहम्मद शाह रंगीला का उपनाम था रोशन अख्तर। और आलमगीर द्वितीय का मूल नाम था अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय का मूल नाम था। फिर उसके बाद शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, उसका मूल नाम था अली गौहर। अली गौहर शाह आलम द्वितीय का मूल नाम था। तो ये देखिए कुछ हम इसके बारे में। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जिसमें आज हम देखेंगे अध्याय 15 से मुगल वंश। मुगल वंश में आज हम देखते हैं बाबर से शुरू करते हैं। बाबर, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करने के लिए कहा गया, देख लेते हैं। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। दूसरा नंबर है बाबर ने 504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। तीसरा नंबर, वह तैमूर वंश का संबंधी था। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना था, वह 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार भी किया था, वह तैमूर वंश से संबंधित भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले देख लेते हैं इसका कुछ फैक्ट। तो 1494 ईस्वी में 12 वर्ष के अल्पायु में बाबर ट्रांसऑक्सियाना के फरगना नामक छोटे से राज्य का शासक बना। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार भी किया था। वह कहता था कि काबुल से लेकर पानीपत में हासिल जीत तक मैं हिंदुस्तान के जीतने के विषय में सोचना कभी बंद नहीं किया था। बाबर के पिता तैमूर वंश के और माता मंगोल वंश से संबंधित थे। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगाताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। आगे देखते हैं। आमतौर पर उसे मुगल वंश कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा राणा सांगा था। ऑप्शन नंबर ए। इसका फैक्ट देखें तो खानवा का युद्ध हुआ था कब? तो खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा का युद्ध में किसने दिया था? बाबर ने। एवं इस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार
बाबर एवं राणा सांगा के सेनाओं में 1:2 का अनुपात था, 1:2 का था उसका अनुपात। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो बाबर के आने के बाद फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है दूसरा, स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने का आरंभ हुआ था। इसी क्षेत्र में तैमूर यानी तिमुरिद राजवंश की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा केवल 3, इसका है जो आंसर सही है, क्योंकि इस क्षेत्र में तैमूर यानी तिमुरिद राजवंश की स्थापित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में कुछ देखें तो बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में, काबुल अफगानिस्तान के समीप फरगना में हुआ था। इसका पूरा नाम जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यह तैमूर वंश से संबंधित था। बाबर का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी में हुई थी। इसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, जिसमें इसका सामना लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ था, जिसमें तैमूर वंश बाबर की विजय हुई थी और भारत में मुगलों का आधिपत्य स्थापित हुआ था। आगे देखें तो इस युद्ध में बाबर ने बारूद की पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारतीय उपमहाद्वीपों में इसे पूर्व बहमनी सुल्तानों एवं मंगोलियों के द्वारा बारूद के उपयोग के उदाहरण मिलते हैं। आगे देखते हैं, हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में देखते हैं। तो हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ। तो उपयुक्त कथन में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका कथन दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। वह 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा था और पूर्व भारत के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ था। आगे चलते हैं, बाबर की मृत्यु के पश्चात दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा था। कब? 1530 ईस्वी में हुमायूं बैठा। उस समय उसकी वर्ष 23 वर्ष थी। वह 1523 ईस्वी में दौराह यानी बिहार नामक स्थान की अफगान सेना को परास्त करते हुए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर घेरा डाला, जो पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। चुनार दुर्ग अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था। यहीं पर हुमायूं का सामना शेर खां से हुई थी। आगे देखते हैं, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमिलित करना है। देख लेते हैं, लड़ाई और संबंधित वर्ष, यानी लड़ाई कब हुई थी और इसका वर्ष कब था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसको देख लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। आगे चलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध आपको 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, इसमें विजय हुआ था बाबर। खानवा का युद्ध हुआ 16 मार्च 1527 ईस्वी को, 16 मार्च 1527 ईस्वी को, जिसमें बाबर ही विजय हुआ था। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ जून 1539 ईस्वी में, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था। और कन्नौज का युद्ध हुआ मई 1540 में, जिसमें विजय हुए थे शेरशाह सूरी। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। मात्र एक मुट्ठी बाजारों के चक्कर में
मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध में करेंगे? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी ने यह कथन कहा था। आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं तो शेरशाह सूरी के द्वारा यह कथन मारवा यानी वह जोधपुर के शासक मालदेव से युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था, उसके समय में यह कहा था। जब शेरशाह ने शौर्य की स्थापना पर कूटनीति का सहारा लिया, शेरशाह ने जयता और कुंपा की बहादुरी से प्रभावित होकर यह वक्तव्य दिया था। शेरशाह ने अजमेर यानी अजमेर कहाँ, जोधपुर में, अजमेर, नगौर, मेड़ता एवं आबू के किले पर अधिकार कर लिया। यद्यपि शेरशाह की यह विजय उसकी मृत्यु के पश्चात अस्थायी नहीं रह सकी थी। आगे देखते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने किस स्मारक का निर्माण करवाया था? तो यह दिल्ली के किला ए कुहिनाद मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली के किला ए कुहिनाद मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर है, उससे पहले उसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो शेरशाह ने दिल्ली में हुमायूं द्वारा निर्मित दिन पनाह को ध्वस्त कर उसके ध्वंसावशेष पर पुराने किले का निर्माण करवाया। इस किले के अंदर शेरशाह ने 1545 ईस्वी में किला ए कुहान मस्जिद का निर्माण करवाया था। शेरशाह का शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग कहा जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो वो किए थे शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया था। आगे देखते हैं, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की। उसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। प्रत्येक किसान को पट्टा दिया जाता था, उससे कबूलियत लिखवाई जाती थी। शेरशाह सूरी के समय में भूमि 3 वर्ग उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट में विभाजित की गई थी। पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। किसानों को शेरशाह के शासनकाल में जरीबाना या सर्वेक्षण शुल्क एवं महिसीलाना शुल्क भी देना पड़ता था। आगे देखें तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। बिहार के शाहजहांबाद के सासाराम नामक स्थान पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। कहाँ पे? बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर। उसके बाद देखें तो मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण का सुंदर उदाहरण है। आगे देखें तो मकबरा के भीतर भाग को हिंदू वास्तुकला के अनुरूप सुसज्जित किया गया है। इस पर हिंदू और इस्लामी कला का स्पष्ट प्रभाव भी देखा जा सकता है। आइए देखते हैं अकबर कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु थी 13 वर्ष की। आगे चलते हैं तो देखते हैं हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बैरम खान ने गुरुदासपुर के निकट कलानौर यानी पंजाब में भी ये स्थित है। तो कलानौर में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवाया और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राजसिंहासन पर बैठा। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रज्जमनामा है। रज्जमनामा जो कि फारसी भाषा का शीर्षक है महाभारत के विभिन्न अंशों का फारसी में अनुवाद
फारसी में अनुवाद फैजी और अबुल फजल की निगरानी में मुस्लिम विद्वान नकीब खां बदायूनी, अबू फजल तथा फैजी आदि द्वारा किया गया था। उन्हें संयुक्त रूप से रजमनामा युद्ध की कहानी से संबंधित किया गया। रजमनामा को 3 प्रांतियाँ हैं। प्रथम, जयपुर अजायब घर में द्वितीय वर्ष 1599 में तैयार, जो वर्तमान समय में अनेक संग्रहालय में रखी गई है, और तीसरा रजमनामा रहीम का है, जो वर्ष 1616 ईस्वी में पूरा हुआ था। आगे देखते हैं प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, वह कौन थे? तो वे थे हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हरिविजय सूरी प्रसिद्ध जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। अकबर ने जैन विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान किए थे। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति अपनी सहिष्णुता की भावना के कारण अपने शासनकाल में आगरा एवं लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान की थी। खरतार गच्छ संप्रदाय के जैनाचार्य जिनचंद्र सूरी को भी अकबर ने प्रश्रय प्रदान किया था। आगे चलते हैं 22 नंबर में। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो वे थे मेवाड़ के राजपूताना ने। आगे देखते हैं अकबर का समकालीन मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शासक राणा उदय सिंह था। सिसोदिया वंश का शासक कौन था? तो राणा उदय सिंह था, जिसने मुगल सम्राट की अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां राजपूत शासकों ने मुगल सेना के सदैव विरोध किया। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। अंततः 1568 ईस्वी में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी एवं चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। आगे देखते हैं अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? तो अकबर द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है, तो वो है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमहल। पंचमहल है जो कि बौद्ध विहार के अनुरूप नक्शे पर बना हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके पहले उसका फैक्ट देख लेते हैं। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल एवं पंचमहल का निर्माण करवाया था। यानी जोधाबाई का महल और पंचमहल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। पंचमहल का आकार पिरामिडीय जैसा था, जो बौद्ध विहार के संरचना के अनुरूप बनवाया गया था। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। पहली मंजिल के बड़े हॉल में 48 खंभे निर्मित हैं। अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता था। आगे देखते हैं 22 नंबर। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच था। इसका फैक्ट देखें तो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच 1583 ईस्वी में भारत आया था और 1591 ईस्वी में इंग्लैंड वापस लौट गया। वह प्रथम अंग्रेज यात्री था जिसने भारतीयों तथा उनके रीति रिवाजों के बारे में लिखा था। उसने आगरा एवं फतेहपुर सीकरी को लंदन से भी बड़ा बताया था। इसने बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज तथा सती प्रथा, एसटी कस्टम का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं 23 नंबर। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? अकबर के साथ युद्ध करने वाला दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो अकबर के साथ युद्ध करने वाला दुर्गावती आपकी थी मेवाड़ की शासक थी। आगे देखें तो 1564 ईस्वी में अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना यानी गढ़
कटंगा पर आक्रमण किया। जबलपुर के पास रानी दुर्गावती ने स्वयं पुरुष वेश में युद्ध के नेतृत्व किया था। दुर्गावती गढ़ एवं मंडला यानी वर्तमान जबलपुर जिले में स्थित है, मंडला के बीच हुए युद्ध में पराजित हुई थी। अकबर ने रानी दुर्गावती को अपमानित करते हुए रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और उसके विश्वास वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा, परंतु रानी ने यह मांग ठुकरा दी थी। आगे देखते हैं जहांगीर। जहांगीर के बारे में देखते हैं तो दो असप्पा एवं सिंह असप्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो दो असप्पा और सिंह असप्पा प्रारंभ किया था जहांगीर ने। आगे देखते हैं तो दो असप्पा और सिंह असप्पा का प्रारंभ जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत किया था। इस दोनों के अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों के अधिकार सेना रखनी पड़ती थी। दो असप्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह असप्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखे होते थे। मनसबदारों को वेतन नकद व जागीर दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था की गई थी। आगे देखते हैं जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो जहांगीर ने यह अवसर दिया था अजमेर में मिलने का सर थॉमस रो को। तो सर थॉमस रो 10 जनवरी 1616 ईस्वी को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से अजमेर में पहली बार मिला। थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी तक अंग्रेजों के व्यापार के लिए अनुकूल रियासतों प्राप्त करके 1619 में वापस लौट गया था। सर थॉमस रो की यात्रा का विवरण उसकी पुस्तक ए वॉयल टू ईस्ट इंडिया में मिलती है। ए वॉयल टू ईस्ट इंडिया में। आगे देखें 26 नंबर। तो किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। लोक कल्याण के कार्य से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की थी। इसमें शराब, तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थ की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर को आगरा किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था। आगे देखते हैं तो जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल आगरा में स्थित है। जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था। इस महल का अधिकांश शैली हिंदू स्थापत्य कला शैली से प्रभावित है। यह लगभग वर्गाकार भवन है। इसका निर्माण लाल रंग के पत्थरों से किया गया है। आगे देखते हैं 28 नंबर। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा नूरजहां का वास्तविक नाम था। आगे देखें तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा, यह जहांगीर की पत्नी थी। मेहरुनिसा किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की थी। जहांगीर ने अपने निसार नामक सिक्के पर अपने नाम एवं आकृति के साथ नूरजहां का नाम और आकृति अंकित करवाया था। नूरजहां के पहले पति का नाम अली कुली इस्ताजल्लू था, जिसे जहांगीर ने शेर ए अफगान की उपाधि दी थी। आगे देखें 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से सम्मानित किसे किया था? तो ऑप्शन में देख लेते हैं। खान के उपाधि से किसे सम्मानित किया था?
तो उसने सम्मानित किया था हॉकिंस को उन्होंने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। कहा था 1608 ईस्वी में हॉकिंस ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत था तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था हॉकिंस। वह 1608 ईस्वी में आया था। उसके अंग्रेजी कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। हॉकिंस की कार्य प्रणाली से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। आगे देखते हैं तो जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो आत्महत्या किया था शाह बेगम ने आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर की पत्नी शाह बेगम जहांगीर की शराब की आदतों से दुखित होकर आत्महत्या कर ली थी। शाह बेगम का वास्तविक नाम मानवाई था। मानवाई से जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। 13 फरवरी 1585 ईस्वी को सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से संपन्न हुआ। मानबाई को सलीम यानी जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि का प्रदान किया था। आगे देखते हैं 31 नंबर। मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो जहांगीर ने मुगल चित्रकला में अपने पराकाष्ठा पर पहुंची थी। ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूरी, बिशनदास प्रमुख थे। अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था जिसने नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किए गए थे। आगे देखते हैं शाहजहां। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगे देखें तो 1648 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहांबाद नगर की स्थापना की थी। कब? 1648 ईस्वी में। कहाँ? दिल्ली में। अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। शाहजहांबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। इसका निर्माण कार्य हमीद और अहमद नामक शिल्पकार के संरक्षण में संपन्न हुआ था। किसके? हमीद और अहमद नामक शिल्पकार के संरक्षण में संपन्न हुआ था। वर्ष 2007 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। कब? वर्ष 2007 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम था उसका वास्तविक नाम। मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था। यह शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। बेगम की मृत्यु 17 जून 1631 को हुई, जिसे आगरा को ताजमहल में दफनाया गया था। किसे? मुमताज महल को आगरा के ताजमहल में दफनाया गया था। 17 जून 1631 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 34 नंबर। निम्नलिखित में मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा जामा मस्जिद दिल्ली में जो है उसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। जामा मस्जिद दिल्ली में। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में करवाया था। इसमें शाहजहानी शैली में फूलदार अलंकरण की मेहराबें बनी है। यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है। इसमें 3.25 फीट क्षेत्र में फैला एक आंगन है। वहीं आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने 1648 ईस्वी में करवाया था। आगे देखते हैं 35 नंबर।
निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बना था? तो शाहजहां का साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बना था, वह था अहमदनगर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें तो शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी में उसने विजय का मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। उसने गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह एवं बाजीपुरी के शासक आदिल शाह से 1636 ईस्वी में संधि कर ली और शाहजहां 11 जुलाई 1636 ईस्वी को औरंगजेब को दक्षिण का राजप्रतिनिधित्व नियुक्त कर वापस आ गया था। आगे देखते हैं औरंगजेब। किस मुगल सम्राट ने अपने शासन काल में सर्वप्रथम संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था? किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो ये कौन करवाया था? तो ये करवाया था आपका औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सर्वप्रथम सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करवाया था। आगे देखते हैं, आगे इसका फैक्ट देखते हैं। तो औरंगजेब के प्रशासन में सर्वाधिक हिंदू नियुक्ति थे। औरंगजेब के प्रशासन में सर्वाधिक हिंदू नियुक्ति थे, जिसमें शिवाजी भी शामिल थे। कौन? शिवाजी, जिसके शासन में लगभग 33% हिंदू अधिकारी थे। इसकी सेना में वरिष्ठ पदों पर राजपूत नियुक्ति थे। औरंगजेब मुगल वंश के अन्य शासकों की तरह राजपूतों के प्रति मैत्री भाव रखता था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दारा का सहयोग करने के बाद भी पुराना मनसब प्रदान कर गुजरात का सूबेदार बनाया गया था। आगे देखें 37 नंबर। तो बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो बीबी के मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगे देखें तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी दिलरासा बानो बेगम यानी रबिया उद दौरानी की याद में 1687 ईस्वी में करवाया था। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो बीबी के मकबरा को, जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। आगे देखते हैं 38 नंबर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगे देखें तो औरंगजेब के शासनकाल में निर्मित 2 मस्जिद दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद और लाहौर में जामे या बादशाही मस्जिद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शाहजहां की योजनानुसार लाल किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। लाल किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। आगे देखें तो मुगल बादशाह औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक हुए थे। आगरा पर अधिपत्य कर शीघ्र ही औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में करवाया। खजूबा एवं देवराई के युद्ध में सफल होने के पश्चात 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था। कब? दूसरी बार राज्याभिषेक उसको 15 मई 1659 ईस्वी को हुई थी। यानी 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? तो औरंगजेब को। ये याद रखिएगा सही से। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल बादशाह औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं थी, अतः उसने अपने दरबार में चित्रकारों के बेदखल कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल चित्रकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में चित्रकला का विकास किया
उसी संदर्भ में राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास हुआ था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जो कि मुगल साम्राज्य का विघटन से संबंधित है। तो आइए देखते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। तो मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में देखते हैं क्या है। तो पहला है औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण। दूसरा है औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा, जिस कारण वह उत्तर भारत का ध्यान नहीं दे सका। औरंगजेब ने नवरोज उत्सव को समाप्त कर दिया, ये कारण था। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 है जो इसका आंसर है। 2 और 3 इसका आंसर है। औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा, जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका, और औरंगजेब ने नवरोज उत्सव को समाप्त कर दिया था, इसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन का संदर्भ हुआ था। आगे देखें तो आगे है, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को शासनकाल में आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में लूटपाट की। औरंगजेब के दक्षिण अभियान के जन धन को अत्यधिक क्षति पहुंची, जिस कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका, जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए नवरोज उत्सव को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया तथा साथ ही झरोखा दर्शन को भी बंद कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ। तो मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व ही अंत हो गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि उसके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया था। आगे देखते हैं, आगे है लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख नाम से प्रसिद्ध जहांदार शाह ने असद खां के पुत्र जुल्फिकार खां द्वारा प्रदत्त सर्वप्रथम समर्थन के कारण गद्दी प्राप्त की थी। जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने सेना एकत्र करके 10 जनवरी 1713 को आगरा नगर के बाहर उसे पराजित किया। 17 फरवरी 1713 को जहांदार शाह की हत्या कारागार में कर दी गई थी। आगे देखते हैं, औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में किसके शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका दमन के लिए नियुक्त किया गया था। तो देखते हैं इधर ऑप्शन में क्या क्या है। तो इधर है खरीफ खां, मुवारिज खां, शाइस्ता खां और दिलेर खां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाइस्ता खां। इसका कुछ फैक्ट देखें तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को 1660 ईस्वी में दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था दक्षिण में बढ़ रहे शिवाजी के प्रभाव को कम करना। शाइस्ता खान से मुक्ति पाने के लिए शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 को रात्रि के समय उसके शिविर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शाइस्ता खां की जान बचाकर भाग गए थे। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। आगे देखते हैं, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल 1739 ईस्वी में करनाल के निकट खान ए दौरान के नेतृत्व में मुगल तथा नादिर शाह के सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक, जिसमें मुगल सेना के पराजित हुए और खान ए दौरान युद्ध में मारा गया। इस पराजय के पश्चात कोहिनूर हीरे से जड़ित शाहजहां निर्मित प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्त-ए-ताऊत या मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने अपने साथ ले लिया। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए एक तख्ते-ताऊत किसे कहा जाता था। तो मयूर सिंहासन को ही तख्ते-ताऊत कहा जाता था। आगे देखते हैं 5वां नंबर, किसके शासनकाल में हिजड़ों व महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व हुआ था।
तो ये हुआ था मोहम्मद शाह के शासन काल में। मोहम्मद शाह के शासन काल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। यह मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। कब? 1719 से 48 ईस्वी के बीच में। आगे देखते हैं मोहम्मद शाह 1719 से 48 ईस्वी के बीच में शासन किया था। मोहम्मद शाह को उसके शासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता था। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। मोहम्मद शाह अपनी प्रेमिका एवं पत्नी रहमत उन निसा कोकीजीव तथा हाफिज खिदमतगार खान नामक एक हिजड़े और दरबार के कुछ प्रमुख अमीरों के षड्यंत्र में फंस गया। दरबार में इस सबक प्रभुत्व स्थापित हो गया था। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय ही दिल्ली पर आक्रमण किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, बस आज का क्वेश्चन इतना ही था। तो आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।